Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज रुचिन एंड आई वेलकम यू टू योर पीडिया। सो आज का हमारा सेशन होने वाला है टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज ऑन कॉलम्स। आज हम कॉलम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले वाला जो मॉड्यूल था इसके अंदर हमने शेयर पढ़ लिया, बॉन्ड पढ़ लिए, टॉर्जन पढ़ लिए, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। ओके, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉलम्स। लेट मी टेल यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ओके जितना हमारा बीम्स और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको फर्स्ट ओरिएंटेशन लेक्चर में बताया था कि पीएससी और बीम से ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉलम से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बट स्टिल हम उसको उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, उतना ही ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखो, कॉलम्स के अंदर हमें दो तरीके से पढ़ना है, एक पार्ट इसका WSM का आता है और एक पार्ट इसका LSM का आता है। ओके, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे एंड एवरीथिंग। आज का जो सेशन रहेगा दैट विल बी ऑन WSM और नेक्स्ट सेशन में हम LSM कंप्लीट करेंगे। एक एक सेशन के चैप्टर सही हैं, बड़े नहीं हैं। जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज ऑन RCC का सॉरी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, वो थोड़ा सा स्लाइटली ऑन अ बिगर साइड, थोड़ा लंबा है वो। अब देखें यहाँ पे कॉलम्स, सबसे पहले डेफिनेशंस लिखनी है, कॉलम्स कितने तरीके के होते हैं, कॉलम से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं IS 456 के, वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो इसे शुरू करते हैं। व्हाट इज अ कॉलम? देखो, अ कॉलम इज a vertical member. Column is a vertical member primarily acted by, इसको लिख लेते हैं, compression। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस, कंप्रेशन उसमें ज्यादा एक्ट करता है। कितनी बार क्या होता है, कंप्रेशन और बेंडिंग दोनों चीजें भी रहती है। ओके, कंप्रेशन और बेंडिंग दोनों चीजें भी रहती है। यहां पे हमारे पास क्या है, जनरली क्या होता है, सिर्फ कंप्रेशन होता है। अब कॉलम्स तीन तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट कॉलम, सेकेंड इज intermediate column and the third one is long column। ठीक है, एक हमारे पास है शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम सुनने से लगता है कि छोटा सा कॉलम है, ज्यादा उसका कुछ हाइट नहीं है। इंटरमीडिएट कॉलम बीच का है, लॉन्ग कॉलम लंबा कॉलम जिसका हाइट बहुत ज्यादा है। ओके, अब तीनों को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। अब जैसे कोई चीज़ हो सकती है कि मेरे लिए आई गेस कि वो लंबी है और आपके लिए देखोगे कि शायद वो लेंदी या लंबी नहीं है, तो उसको हमें क्वांटिफाइबली किसी एक टर्म से डिनोट करना पड़ता है। ओके, डिफाइन करना पड़ता है, दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो। तो अभी हम उसे डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट लिखते हैं व्हाट इज अ शॉर्ट कॉलम। सबसे पहले लिखना है व्हाट इज अ शॉर्ट कॉलम। इसमें लिखना है द फेलियर अकर्स
ड्यू टू yielding or crushing. The failure occurs due to yielding or crushing. या तो उसमें yielding हो सकता है या फिर उसके अंदर क्या होगा, क्रशिंग होगा. सिंपल सा समझो, अगर कोई छोटा सा कॉलम है, बिल्कुल छोटा सा कॉलम है, अगर उसे तोड़ना है, ओके, उसे हम लोगों को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए सिंपल सा क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कुछ लोड लगाएंगे नीचे की तरफ लोड लगाएंगे तो वो क्रश कर सकता है. जितना छोटा कॉलम होगा उसके बेंड होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, बकल करने के चांसेस उतने कम रहेंगे. तो वो किस में फेल होगा, क्रशिंग में. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, फॉर शॉर्ट कॉलम the slenderness ratio is less than 12. okay, slenderness ratio is less than 12. अभी मैं आपको बताऊंगा स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, अभी हम लोग लिख लेंगे. अभी से समझो कि स्मॉल कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है. ओके, शॉर्ट कॉलम है तो शॉर्ट कॉलम के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है लेस देन 12 और फेल किस में होता है, क्रशिंग में. अब हम लोग इंटरमीडिएट कॉलम के बारे में नहीं पढ़ते, ओके, बिकॉज द डिजाइनिंग ऑफ इंटरमीडिएट कॉलम इज वेरी अनइकोनॉमिकल, बहुत ही अनइकोनॉमिकल है. ओके, सेकेंड लिखते हैं लॉन्ग कॉलम. इसमें लिखना है द फेलियर ऑफ लॉन्ग कॉलम is generally due to buckling. वो कॉलम क्या होगा, बकल कर जाएगा. जैसे एक कॉलम है, अगर ये बहुत लंबा है, ओके, इसका हाइट अगर बहुत ज्यादा है तो इस पर थोड़ा सा भी लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बकल कर जाएगा, मुड़ जाएगा. फॉर लॉन्ग कॉलम्स the value of slenderness ratio is greater than 12. अब वापस वही है, आरसीसी में बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेस देन या ग्रेटर देन ही होता है, इक्वल टू का सिनेरियो बहुत कम होता है. ग्रेटर देन 12. अब लिखते हैं व्हाट इज स्लेंडरनेस रेशियो. डिनोटेड बाय लैम्डा. ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, स्लेंडरनेस रेशियो. अब किसी आदमी को या किसी को फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है, हम लोग इसे टॉल बिल्डिंग कब बोलेंगे, सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ. टॉल बिल्डिंग कब बोलेंगे, जब इसका ये जो हाइट है ये इसके विड्थ से ज्यादा हो, हाइट ग्रेटर देन विड्थ. ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1, हाइट अपॉन विड्थ ग्रेटर देन 1. तो ये जो रेशियो है ना, एस्पेक्ट रेशियो, इसी को हम लोग कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो. दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो. रेशियो तो है, दो डायमेंशंस का रेशियो है. ये बता रहा है अगर हाइट बहुत ज्यादा है, विड्थ जितना कम है, तो वो कितना है, टॉल है, ज्यादा टॉल है. और अगर h अपॉन बी लेस देन 1 होगा तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम. जनरल सेंस में, टेक्निकल आएंगे तो हो सकता है कि h बाई बी अगर ग्रेटर देन 3 हुआ, ओके, इसका जो हाइट है 3 टाइम्स विड्थ होना चाहिए, तो उसे हम टॉल बिल्डिंग कहेंगे. उसी सेंस में यहां पे भी कुछ होता है. देखें, this is equal to L effective upon least lateral dimension. Least lateral dimension, जो अभी हमने लिखा, this is equal to
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, एल इफेक्टिव से कई बार क्वेश्चन आता है, क्या बताएं व्हाट इज एल इफेक्टिव इंटरव्यू में। उसके बाद बोलेंगे कि कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जैसे आप बोलेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, तो पूछ लेंगे कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। अब कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपने बताया तो उससे आ जाएगा व्हाट इज इन्फ्लेक्शन, और बीम में कहाँ कहाँ पे इन्फ्लेक्शन होता है, कहाँ पे कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सोब में भी आप पढ़ते हो, तो वहाँ से भी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ एल इफेक्टिव क्या होता है नेक्स्ट पेज पे। जैसे मान लो ओके, ऐसा करते हैं समझने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्राफ्लेक्चर चाहिए, कॉन्ट्राफ्लेक्चर लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, it is a point where bending moment becomes zero, plus additionally a point where bending moment changes its sign, okay, a point where bending moment changes its sign, साइन को चेंज करता है, तो या तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा होगा, या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा, दो चीजें हो सकती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो कहीं ना कहीं पे जीरो आ रहा होगा। ओके, दैट पॉइंट जहां पे जीरो हो रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, सेम चीज वहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो बीच में कोई पॉइंट ऐसा रहा होगा वहां पे वो जीरो हो रहा है। अब मान लो ऐसा आपको कोई बीम दे रखा है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ये पी लोड लग रहा है, L/2 एंड L/2। अगर आप इसका BMD बनाएंगे, दिस इज PL/8 और यहाँ पर भी PL/8। प्लीज रेफर नोट्स ऑफ टॉस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, ये इसका बनेगा BMD, एंड आई एम श्योर आप BMD बना पा रहे होगे। BMD बनाना कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, अगर आपने सही से पढ़ा है तो BMD बना सकते हैं। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, PL/8, PL/8, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, PL/8। ओके, अब यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारे लिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, साइन चेंज कर रहा है, और जहाँ पे जीरो हो रहा है सेम पॉइंट ये भी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दैट इज एल इफेक्टिव। ओके, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। तो इस केस में अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज L/4, L/4 सारा डिस्टेंस क्या है, L/4, L/4। तो एल इफेक्टिव कितना आएगा यहाँ पे, L/2 और 0.5L आया समझ में, L/4 प्लस L/4, L/2, ये हमारे लिए इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा। सेम कॉलम में क्या होता है, ये जो हमने बीम को ऐसे बनाया इसको ऐसे कर दो, सेम बीम को ऐसे बनाया इसको ऐसे कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम, कोई खास चेंज नहीं है। तो एल इफेक्टिव इक्वल टू L/2 0.5L। अब हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस रखने हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला एक केस बताया बीम का, वैसे ही हो सकता है कि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो और यहाँ पे ऐसा हो। ओके, और फिर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या एल इफेक्टिव निकालना हो, तो वी हैव सम स्टैंडर्ड केसेस, तो वो स्टैंडर्ड केसेस आपको एज इट इज याद रखने हैं। ओके, इसको लिख लो एक बार। इसको लिख लो प्लीज एक बार, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब कुछ केसेस हैं वो आपको लिखने हैं इफेक्टिव लेंथ के।
कंडीशन theoretical value and recommended value. ओके, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसका जो अलाइनमेंट है ना इसे चेंज कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से कुछ। तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा कंडीशन theoretical value and recommended value. देखो, सबसे पहला है, जैसा मैंने आपको बोला था, जैसा हमारा फिक्स्ड बीम था, ओके, तो फिक्स्ड बीम को आप ऐसे खड़ा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉलम आ जाएगा। सो इसके लिए थियोरेटिकल इज दिस और रेकमेंडेड है 0.65 L, ओके, विथ सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, विथ सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये L/2 का 0.5 L भी लिख सकते हो, इट्स फाइन। नेक्स्ट आता है दोनों के लिए L ही है और इसका L लेंथ है। नेक्स्ट आता है एक तरफ से हिंज है, एक तरफ से फिक्स है, तो दिस इज L/√2 0.85 L। देन ऐसा कुछ है, एक तरफ से फ्री कैंटिलीवर है, कुल मिला के कैंटिलीवर को ऐसा कर दिया, दैट इज गिविंग 2L एंड 2L। और एक केस है यहां पे कोई वेट है और ये इस तरीके से कुछ रोटेट हो रहा है, ये हालांकि आपको स्टील में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके, ये 5 केसेस। ओके, ये 5 केसेस। अब इसमें से ये जो लास्ट वाला है ये आपको स्टील जब पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब जब मैं थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करता हूं, ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट थ्योरेटिकल वैल्यू, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है? थ्योरेटिकल वैल्यू वो होती है जब आपको कोई मटेरियल नहीं दे रखा है, जस्ट अंडरस्टैंड, कोई मटेरियल नहीं दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि कोई एक मटेरियल है जिसके अंदर ऊपर और नीचे दोनों से वो कैसा है, फिक्स्ड है, तो उसके लिए थ्योरेटिक हम वैल्यू कितना लेंगे, L इफेक्टिव का L/2। और जब आपको मटेरियल स्पेसिफाई कर दे, यानी आपको RCC बोल दे या स्टील बोल दे, कुछ बोल दे, तो आपको क्या लेना है, रेकमेंडेड वैल्यू। दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर एनी काइंड ऑफ मटेरियल, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कोई सा भी मटेरियल हो सकता है। और ये वाला किसी स्टैंडर्ड मटेरियल के लिए है, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, जब वो स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐसा करते हैं, अगर सोम का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये वाला वैल्यू लेना है, थ्योरेटिकल वैल्यू, और जब RCC या फिर स्टील का क्वेश्चन आ रहा है, ओके, तो आपको ये लेना है। तो दिस विल मेक थिंग्स मोर इजी, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इससे बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सी वैल्यू लें। अगर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो कौन सी वैल्यू लेनी है। अगर वो सोम का क्वेश्चन है जहाँ पे उसने मटेरियल स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, सोम में क्या होता है, हम जनरल किसी भी मटेरियल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कौन सा लेना है, पहला वाला थ्योरेटिकल वैल्यू, और नीचे वाले हम क्या लेंगे, RCC या स्टील के लिए।
थिंग्स आर क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस लिखने हैं। इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस फॉर कॉलम्स। इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस फॉर कॉलम्स। सबसे न्यूमेरिकल आ जाता है सबसे, तो फर्स्ट करके लिखेंगे। फर्स्ट लिखना है अ कॉलम इज compression member for which greater than equal to 3 times of least lateral dimension, 3 times of least lateral dimension, पहला प्रोविजन। सेकंड, longitudinal reinforcement in a column। longitudinal reinforcement यानी अगर जैसे ये हमारा कॉलम है तो इसमें इस वाली reinforcement की बात कर रहे हैं, ये जो ऐसे जा रहा है पूरे के पूरे लेंथ में, ठीक है। तो इसमें दो हैं, एक है मिनिमम, दिस इज इक्वल टू 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये वाला एरिया, टॉप वाला एरिया, ये कितना है 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। और बी मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना हो सकता है, दिस कैन बी इक्वल टू 4% of cross section area when lapping is provided this is also equal to 6% of cross section area and lapping not provided। okay, lapping not provided। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हो रहा है, हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, टॉप वाला ये जो एरिया है। ओके, अब देखो लैपिंग का मतलब क्या है। लैपिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जैसे समझो कि आपको अगर हमें ऐसा ये कोई कॉलम है और इसके ऊपर ऐसे बीम आके इस कोई स्लैब आ जाएगा, रेस्ट वापस कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि कंस्ट्रक्शन एक ही दिन में पूरा हो जाता है, एक ही दिन में नहीं होता ना। हो सकता है आज हमने कुछ रिइंफोर्समेंट डाला, 2 साल 3 साल बाद आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि नहीं यार मुझे एक स्टोरी और खड़ा करना है ऊपर, घर के ऊपर, ठीक है, एक फ्लोर और स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम से रिइंफोर्समेंट निकालते हैं और उसको नेक्स्ट रिइंफोर्समेंट के साथ में बांध देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लैपिंग। जनरली 99% केसेस में लैपिंग होता है। लैपिंग नॉट प्रोवाइडेड बहुत कम केसेस में होता है, लेस देन 1 और 2%। स्टिल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ कॉलम, तो आंसर क्या है, 0.8% से लेके 6%। 0.8% से लेके 4% नहीं करेंगे, 0.8% से लेके 6% तक का रेंज है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट लिखना है, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स कितने होने चाहिए, ए फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इट शुड बी 4 बार्स, याद रखना है इसको, बहुत जरूरी है। एंड बी
फॉर सर्कुलर इट हैज टू बी 6 बार्स। अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो कम से कम 4 बार होने चाहिए, ओके। और अगर हम सर्कुलर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 6 बार्स होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट आते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्लॉज है, द डायमीटर shall not be less than 12 mm. Diameter shall not be less than 12 mm. बहुत इंपॉर्टेंट है। The spacing of longitudinal bars shall not be greater than 300 mm. एक छोटा सा पॉइंट लिखना है, पेडेस्टल। इसी में 6 पॉइंट में लिखना है पेडेस्टल। कॉलम की तरीके से ही होता है पेडेस्टल। कितनी बार आपने देखा होगा फुट ओवर ब्रिज जो होता है वो किस पे बना हुआ होता है, उसके नीचे पहले एक छोटा सा कॉलम होता है जमीन पे और उसके ऊपर फुट ओवर ब्रिज निकलता है, स्टील के सेगमेंट्स लगना शुरू होते हैं। तो पेडेस्टल क्या होता है, इट इज a compression member, it is a compression member for which L effective is less than equal to 3 times of least lateral dimension, 3 times of least lateral डायमेंशन, ओके। ये 6 पॉइंट हुआ। अभी पेडेस्टल के लिए भी हम लास्ट में देखेंगे, जब कॉलम फिनिश करेंगे उस टाइम पे कुछ क्लॉजेस और आएंगे, ओके। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे थोड़ा सा रिलेटेड, थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव में आपको गेट में तो नहीं, बट हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में या SSC JEE के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कुछ चांस बन सकते हैं कि उससे क्वेश्चन आ जाए, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, दिस वाज 6th पॉइंट। 7th पॉइंट पे आते हैं। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। देखो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है, मान लो कि ऐसा कोई हमारे पास में दिस इज अ कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है। अब कॉलम देखो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर किसी भी शेप में हो सकता है। और ये है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ओके, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब यहाँ पे इस तरीके का भी हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ओके। जो भी हमने बात करी थी कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स कम से कम कितने होने चाहिए, 4 या 6, डिपेंडिंग अपॉन शेप हमारा स्क्वायर है या सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है। मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 12 mm इन वाइट वाली लॉन्गिट्यूडनल बार्स का। अब बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स की। अभी ट्रांसवर्स अगर स्क्वायर में लगा रहे हैं, ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ सेपरेट टाई, दिस इज कॉल्ड अ सेपरेट टाई, ओके। और यही चीज अगर ऐसा कुछ है, कॉलम समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा है, सर्कुलर कॉलम है, ओके, तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट होगा 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 चाहिए ना, ज़्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस तरीके का रेनफोर्समेंट आता है, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, बट इसे हम क्या कहते हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर के केस में उसे क्या कहते हैं, सेपरेट टाई। हालांकि ये जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है 2 तरीके का है, एक तो हो सकता है सेपरेट टाई और दूसरा क्या हो सकता है, हेलिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है। एक सेपरेट टाई और एक हेलिकल रेनफोर्समेंट। सेपरेट टाई
फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम, और हेलिकल इज फॉर सर्कुलर कॉलम। ओके, हेलिकल किस लिए? सर्कुलर कॉलम के लिए। ठीक है, तो 7th पॉइंट का ही कंटिन्यूशन कर रहे हैं, इसको एक बार लिख लो प्लीज एज इट इज, ताकि आपको ध्यान रहे। आपको प्लीज नोट्स बनाते रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप नोट्स बनाते रहें। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आपको क्लास होती है आपको प्लीज नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चीजें बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास में 12-13 सब्जेक्ट और भी हैं। ओके, 10-12 सब्जेक्ट और भी हैं। तो सिर्फ यही आपको नहीं कि सब आपने देख लिया, देखने से नहीं होगा, इसको लिखना है और बार बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे लिए हो गया ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। अब इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में और करते हैं, थोड़ा सा डिटेल और है। 7th पॉइंट डाल के वापस से लिख रहा हूं मैं, कंटिन्यूशन है। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, यहां पे लिखना है इट इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। समझ में आया क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। अब ए, सेपरेट टाई, ठीक है, सेपरेट टाई फॉर, पता है आपको, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। तो इसके लिए सबसे पहले डाया ऑफ बार कितना होना चाहिए? फाइव मेन मैक्स अपॉन 4 और 6। फाइव मेन का मतलब क्या है? मेन यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम डायमीटर है, ओके, जो भी बार है उसका मैक्सिमम डायमीटर है कम से कम 12 mm होना चाहिए। उससे ज़्यादा जो भी है 20, 25 जो भी है, डिवाइडेड बाय 4 और 6, विच एवर इज मैक्सिमम। सेकेंड आता है स्पेसिंग। वो जो टाई बार है उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए? तो दैट इज इक्वल टू 16 into 5 mean minimum, least lateral dimension और 300 mm, whichever is minimum। ठीक है, whichever is minimum। अब ए के बाद में यहीं पे बात कर लेते हैं बी। ये क्या है? हेलिकल रीइंफोर्समेंट। ओके, हेलिकल रीइंफोर्समेंट। अब हेलिकल रीइंफोर्समेंट में सबसे पहले डाया ऑफ बार, दिस इज इक्वल टू सेम 5 मेन मैक्स अपॉन 4 और 6, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आ रहा है, और बी स्पेसिंग और पिच। स्पेसिंग या पिच बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm, शुड नॉट बी ग्रेटर देन DC by 6, शुड नॉट बी लेस देन 25 mm, एंड शुड नॉट बी लेस देन 3 times dia of helical bar। 3 times dia of helical bar, where DC is diameter of core। अभी मैं आपको नेक्स्ट यही बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो DC डाया ऑफ कोर क्या है, 3 times ऑफ हेलिकल डायमीटर एंड ऑल क्या है, तो डाया तो आपको यहाँ से निकल आएगा,
डाया ऑफ हेलिकल बार क्या है, यहाँ से निकल आएगा डाया ऑफ दिस हेलिकल बार, हेलिकल रेनफोर्समेंट। अब ये डीसी वगैरह क्या है, स्पेसिंग या पिच कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा एक नोट और लिखेंगे, दिस फॉर 7th पॉइंट, इसके अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 8th पॉइंट करके। अभी इसको एक बार लिख लो, ओके नेक्स्ट लिखते हैं हेलिकल रेनफोर्समेंट, 8th पॉइंट लिख देते हैं। हेलिकल रेनफोर्समेंट देखना है यहाँ पे, इस तरीके से समझते हैं कि ये है हमारा कॉलम, ठीक है, सर्कुलर कॉलम। यहां पे ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ओके, समथिंग लाइक दिस। ये 6 हमारे लिए हो गए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और यहां से दिस इज हेलिकल रेनफोर्समेंट, ओके। हम निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं इसमें, चलो ट्राइंग टू कैलकुलेट, ये दिस इज द पिच और स्पेसिंग, ओके, पिच या स्पेसिंग ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इसके लिए फाई एच डाया ऑफ हेलिकल बार हम लोग निकाल चुके थे, ये वाला, दिस इज द डाया ऑफ हेलिकल बार, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखो इसका अगर मैं ऐसे कुछ बनाता हूं, क्रॉस सेक्शन में क्या कुछ ऐसा दिखेगा, सबसे पहले ये कंक्रीट का आ जाएगा, ओके, और उसके बाद में यहां पे आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट दिखाई देगी। आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा सही बना सकूं, 6 लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और इसके बाद में ये आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, हेलिकल, ऐसा कुछ, क्योंकि उसका भी कुछ डाया है ना, ओके। तब यहां पे देखो दिस इज एक्चुअली DG, ग्रॉस डायमीटर, ओके, ये हमारे लिए क्या है, ग्रॉस डायमीटर है। इसके बाद में यहां से लेके यहां तक दिस इज DC, डाया ऑफ कोर, ओके, डाया ऑफ कोर। अब एक चीज और आती है, वो है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, दिस इज DH, डाया ऑफ हेलिक्स, DC is dia of core, DH is dia of helix, and DG is ग्रॉस डायमीटर, ओके। ये क्या है, ग्रॉस डायमीटर। तो इसके लिए जब आपको पिच या स्पेसिंग निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे एक कोडल प्रोविजन है, एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट मी यूज दिस, एज पर IS 456/2000 VH upon VC should not be less than 0.36, AG upon AC -1, ओके, AG upon AC -1। देखो वेयर AG क्या है, π/4 DG स्क्वायर, सिंपल सा, π/4 DG स्क्वायर करेंगे,
ओके, पाई बाय 4 डी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे पहले निकालना पड़ेगा ए सी, एरिया ऑफ कोर। एरिया ऑफ कोर, एरिया ऑफ कोर कितना आएगा? अगर मुझे डी सी पता है सो आई कैन कैलकुलेट पाई बाय 4 डी सी स्क्वायर। ओके, और अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ कोर निकालना है सो दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू ए सी। अब 1000 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम 1 मीटर का लेंथ लेंगे। ओके, हम ये निकालना चाहते हैं कि यहां से यहां तक अगर 1 मीटर का लेंथ लेते हैं तो उसमें स्पेसिंग कितना है, क्योंकि कॉलम कितना भी लंबा हो सकता है। हम हमेशा उसके लिए क्या करते हैं, 1 मीटर के लिए स्पेसिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखो वी एच कैसे निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स, यानी ये जो है, ये जो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स है ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। ओके, सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा? एवरेज पाई डी एच। ओके, पाई डी एच इसका एवरेज सरकमफेरेंस आ जाएगा क्योंकि हमने डी एच ले लिया मीन। अब पाई डी एच आपका एवरेज सरकमफेरेंस आ गया, उसको इसके क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू 5h का स्क्वायर। क्या किया मैंने? पाई डी एच मुझे क्या दे रहा है? इसका टोटल सरकमफेरेंस दे दिया उसने। अब उसके बाद में इसको मैंने क्या किया, ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा ना, इसके क्रॉस सेक्शन के एरिया से मैंने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, इस हेलिक्स का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब कितनी लेंथ के लिए निकाल रहे हैं? 1000 अपॉन पी। ओके, 1000 अपॉन पी। तो यहां से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार और सोचिए, खुद से समझ में आ जाएगा। पाई डी एच इंटू 5 बाय 4 5h स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन पी, सारे का सारा रिलेशन रखेंगे, यहां से हमें निकल आएगा पी। ओके, और इस पी को हम यहां पे रख के चेक करेंगे कि ये जो स्पेसिंग आ रहा है इन चारों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डीसी आपको समझ में आ गया, और ये हमारे लिए क्या है? दिस इज 5h। ये क्या है? डाई ऑफ हेलिकल बार है। डीसी आपको समझ में आ गया, डाई ऑफ कोर। अब यहां पे क्या हो सकता है? अब आपको डीसी कुछ लेना होगा। ओके, देखो मैं यहां पे लेट मी रिमूव दिस स्टफ। अब देखो मान लो आपको डीजी कुछ भी दे रखा है, अगर मुझे डीसी निकालना है, ओके डीसी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? डीजी में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, x और x माइनस 2x, करेक्ट, ये कर दें। अब डीजी में से x क्लियर कवर वगैरह, डाई ऑफ बार, इन सब के रेस्पेक्ट में आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, और अगर मुझे DH निकालना है तो DC में से कितना जाएगा? एक तो ये क्या, 5h/2 प्लस 5h/2, तो ये कितना आ जाएगा? DC माइनस 5h। हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमें क्लियर कवर या ये कितना दे रखा है, हम DC का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हमने सारे के कोडल प्रोविजंस देखे। अभी कुछ और आएंगे, जैसे हम LSM स्टार्ट करेंगे तो कुछ प्रोविजंस और भी आएंगे, बट अभी के लिए इतने ही है। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे इसका न्यूमेरिकल WSM वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। ओके, सो स्टार्टिंग से लेके अभी तक प्लीज़ मेक प्रॉपर नोट्स। विदाउट नोट्स अगर आप जाएंगे तो बहुत जल्दी स्किप हो जाएगी, चीज़ें भूलने लग जाएंगे। Okay, so we'll meet in the next lecture. Till then everyone take care, bye bye and stay safe.